स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज अंशु जी का काव्य संग्रह हम सभी के बीच आ रहा है, समंदर। और उसकी भूमिका, उसकी तमाम उस प्रविधि से हम परिचित होंगे। उससे पूर्व हमारे बीच जस्टिस गोपाल कृष्ण गांधी, श्याम सुंदर प्रसाद, डॉक्टर महाराष्ट्री लाल, डॉक्टर अशोक तिवारी जी और डॉक्टर डी देव आपसे अनुरोध है कि कृपया मंच पर बताएं। और इन तमाम अतिथियों का परिचय मैं धीरे धीरे उस बात जब आगे चलेगी तो उस बीच होगा। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर। इस बीच में एक छोटी सी भूमिका से आपको परिचित करा दूं। अंशु जी ने एक कविता लिखी थी किसी समय, और मैं साक्षी रहा हूँ। आपने लिखा था कि सुधीर जी, जो जिंदगी की राहें हैं वो बड़ी बेरंग सी हो गई हैं और कोई रंग उनमें नहीं बचा है। और जब किताब आपके सामने होगी तो आप देखेंगे उसमें वो कविता भी है कि बहुत बेरंग सी हैं जिंदगी की राहें, चलो यूं करें शब्दों को रंगों की सही में भिगो कर कुछ नई राहें। मुझे लगता है कि नई राह बनाने का एक कवि का जो ये सपना है, पर उस सपने को जिस तरीके से वो शाब्दिक अभिव्यक्ति के साथ, उन तमाम संदर्भों के साथ, और अपने तौर पर भी मैं देखता हूँ आप में और हम में से अधिकांश लोग लिखकर पढ़ते रहते हैं, तो एक सामान्य व्यक्ति की जो दृष्टि है, मुझे लगता है कि हम में से हम सभी के पास क्या है, एक अभिनव दृष्टि है। दृष्टि सभी के पास है और साहित्य में कहा भी गया है कि दृश्य सभी की आंखों में, आप पूरा संसार आपकी आंखों में है, लेकिन किस पर आप केंद्रित होते हैं, किस दृश्य को आप आंखों में भरते हैं, किसको आप अपने शब्दों में लाते हैं, और सबसे बड़ी बात, किसको अपनी विचारधारा बनाकर आप अपनी भावना के साथ पुष्पित पल्लवित करते हैं और एक कविता बना देते हैं। ये वो महत्वपूर्ण तथ्य है जिस पर आपका वो देखना, आपके तमाम रंग और आपकी तमाम प्रविधि निर्भर करती है। तो बात यूं ही आगे बढ़ेगी। सबसे पहले मैं मंचासीन सभी अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले समुंदर को हम आप सभी के सामने लाएं। और दुनिया में मैं साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ, मैं जानता हूँ आप सभी ने भी साहित्य का बहुत नए तरीके से और बहुत अपने अपने तरीके से देखा, पढ़ा, सुना, जैसा भी है महसूस किया होगा। आप देखें कि एक कवि के लिए जो समुंदर है या समंदर है या समुद्र है, जो भी है, आप देखें कि उसका शाब्दिक प्रविधि अलग हो सकती है, लेकिन जो उसकी भावनात्मक प्रविधि है वो बहुत भिन्न होती है। कहीं उसे साहित्यिक दृष्टि से गंभीरता के रूप में लिया गया है, कहीं उद्वेलन के रूप में लिया गया है, कहीं वैचारिक परिधि न समाये उस रूप में लिया गया है। लेकिन एक कविता मुझे इस अवसर पर याद आती है कि समुद्र कभी नहीं तोड़ पाता तटबंध, तटबंध है उसका किनारा, समुद्र कभी नहीं तोड़ पाता तटबंध, बस जब तुम आती हो तो तुम्हारे नजदीक तक आता है और फिर अगली लहर के साथ लौट जाता है, न जाने क्या सोचकर, न जाने क्या सोचकर। तो ये जो उद्वेलन है ये समुद्र का उद्वेलन है और इस पर बात जारी रखेंगे। ये कवि की ताकत है कि समंदर उसके माध्यम से हाथों में आ सकता है। उसका एक उचित आपने जो तरीका है आप अभी देखा इस किताब के माध्यम से कि कैसे समंदर के माध्यम से हम अपनी पूरी भूमिका को, पूरे परिदृश्य को कैसे एक पुस्तक के उन पन्नों में सिमेट सकते हैं, शास्त्रिक उसका जो पूरा प्रारूप है कैसे सामने ला सकते हैं। और कार्यक्रम को आगे गति देते हुए मैं सोचता हूँ कि इस पर बात हो तो हमारे बीच प्रोफेसर अशोक तिवारी जी उपस्थित हैं। आप राजस्थान विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष रहे। जैसा मैं चर्चा कर रहा था, आपका पूरा कार्यकाल यही राजस्थान विश्वविद्यालय और तमाम शैक्षिक संदर्भों में बीता है। आपसे चर्चा हो रही थी तो आपने बताया कि यही आपका पूरा जो परिदृश्य है, जो जीवन का तमाम पक्ष है, जयपुर में गुजरा है।
और आपने इस किताब की खास बात मैं आपको बता देता हूँ कि अब तक आपने देखा कि जो संकलन है वो लगभग जो संकलन हम सभी को देखने को मिलते हैं वो या तो हिंदी में होते हैं या अंग्रेजी में होते हैं या किसी भी स्थानीय भाषा में होते हैं। लेकिन अंशु जी का ये प्रयोग बहुत सार्थक कहा जा सकता है कि एक तरफ जो उनके मन के उद्गार हैं वो हिंदी में है और एक तरफ आप जो मित्रों ने उसमें जो ट्रांसलेशन किया है उस ट्रांसलेशन को आप देख सकेंगे। तो ये एक बड़ा अभिनव प्रयोग है और बहुत कम ऐसे प्रयोग साहित्य में हुए हैं जिनमें आपको एक ही भावना को अलग अलग भाषाओं में देखने का अवसर मिलेगा, पढ़ने का अवसर मिलेगा। तो मैं प्रोफेसर तिवारी को अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखें और फिर हम अगली उस कड़ी में अन्य मित्रों के साथ बात को आगे बढ़ाएंगे। प्रोफेसर तिवारी। Well, it's an honor, Professor Malakshi Lal, Durga Prasad ji, Justice Das, Sri Gupta ji, Anshu ji, ladies and gentlemen. I'll begin by playing a game with you, and it relates to my role as a translator. Now the game is this: ladies and gentlemen, that is how we generally address the audience. How do you address the audience in Hindi? Will somebody like to respond? Yeah? देवी और सज्जनों। Devio or Sajjano. Or you could put it as Sajjano or Devio, but not things like Sajjano or Mahila, yeah, Sajjo or Nariyo, you wouldn't do that. Sajjano or Devio. Right. Now, translate that back into English. What happened? Gentlemen and goddesses. Goddesses. Right. See, what translation can do, it can change things quite a lot. And of course, ladies over here would be happy to be put on a platform like that, being called goddesses. Now, how many of you are poets? How many tribe poets in the audience? I just want to get a feel of the audience. None. I think there's one poet who's sitting there. Side of the floor. And how many are translators, if any? Well, good to see that there are a couple of translators here. Now, this morning I played a game with myself. The game was look at after reading the poem, find out how many times or in how many poems the poet has used the pronoun I. You may have, the people who have read the poem may have realized that she has used the pronoun I in a good number of poems. How many? Well, my mathematics is very poor, but I found that in 97% of her poems, she is concerned with herself. Alright? She uses the pronoun I. Now, what does that tell us about her poems? It tells us that these poems are of a special type. You see, in all those poems, there is no humor. Strange. In her poems, there is no satire or sarcasm directed at anyone. Strange again. No social problems have been discussed in any of the poems. There are no didactic elements in her poems. By didactic, I mean poems which teach people something. You don't find that either. You don't find much of nature either, even in nature. So, most of the rasas, if I might refer to them as rasas, they are not there. हास्य नहीं है, व्यंग नहीं है,
भक्ति नहीं है, वात्सल्य नहीं है, और रस भी नहीं है, और विभत्स भी नहीं है, और हाँ वही विभत्स। तो ये किस तरह की पोएम है फिर? That's a question that everyone should address. If you have I being talked about in 90% or 97% of our poems, then there is a question that arises. Is this book therefore an autobiography? It's all about I in 97% of the poems. So, is this book therefore an autobiography? I wouldn't say so. Is this book autobiographical? Yes, in a way, yes, it is. So, does Anshuji have a narcissistic personality? You know about narcissist? Does he have a narcissistic personality? By the way, I must apologize about something. I've been visiting my dentist. I'm in my 79th year, and I've been visiting my dentist, and he has taken out about all my molars and some front teeth as well. So at times my speech will not be distinct, but I hope I am reasonably distinct. Good. So if this is, I would say this book is not an autobiography. Why? Because from it we don't learn much about her life, where she was born, where she studied, and all those things. No, we don't get to know anything about those things. The poems are about herself in an abstract way. And the poems tell us something about her. In fact, a good amount about her in a different way, in an abstract way. Why? Because in her poems, she tells us about her mind and about her art, which cannot be seen, right? So, and there is one more thing that she tells us about, her creative activity. What encourages her, what is responsible for that. And she is concerned particularly with feelings. Therefore, I wonder if I can call the poems Bhavatma. They're probably, I don't know if that's the right word, but I look at them like that. Now, in these poems, there is another character, and that character is addressed quite often. You have the pronoun you occurring in a lot of poems, a good number of them. So, who is this you? Another mystery to solve. You know, this book is, I took up this project as a challenge, and I took up the translation work in order to treat it like a puzzle, figure out what the poet says, and then put that into English. So, who is this? Is it a close friend? Is it a confidant of some kind? Is it her muse? Is it God or a God-like person? Or is it her husband? Or is it a lover? A platonic lover? One of her books has that title, Platonic Love. So, well, all of these people are there in the poems, right? So that's another point of interest that you might see when you read these poems. Now, the poems are not about concrete things, as I said earlier.
they are sort of abstract. And therefore, as I've said in my foreword, these poems have Gossamer-like quality. Some people may not have come across this word, Gossamer, but that is the substance out of which spiders make their cobwebs. It is very delicate. Her poems are like that, very delicate. And if you make too hard an attempt to understand the meaning of these poems, you would destroy that Gossamer. Anyway, I found these poems very interesting and engrossing. I like the images. She talks through images. And you do find a lot of them. Then you have metaphors being used in many poems and similes also in some of them. The focus is on imagery. The focus is on metaphor. Now, Anshuti is like a magician to me. Why? Because if you consider the meaning of the poems, just as the magician says, now you see it, now you don't. That's how you feel when you read her poems. She is a very prolific poet indeed. And it's a pleasure reading her poems. I hope she will give me another book of puzzles. Because they say when you are at this age, 79 in my case, then if you engage in solving puzzles, you keep away Alzheimer's. So I will be very happy if she gives me another book of poems of hers to translate. I would like to express my gratitude to Mr. Sominder Hirsch. He has worked very, very hard. This project started 3 years ago or so, and then it went to the back burner. It was put on the back burner because of the pandemic. Now it has surfaced again in such a pleasant form. So he has worked very hard during the past few days, and he's the person who has been able to put the book into your hands today. So give him some. Thank you very much. I will have the pleasure, I think, of reading out my translations when she is reading out her poems. And so I think I better give the floor to somebody else now. वाह। धन्यवाद तिवारी सर। और जैसा आपने कहा कि किसी भी कवि के शब्दों में उतरना, उस पूरे वातावरण को, पूरी एक दृष्टि को, पूरे एक दर्शन को, पूरे विचार की जितने प्रभाव हैं, जितना व्यापकता उसके व्यक्तित्व की, उसकी कविता की है, उस तक आपको पहुंचने के लिए जो आपको शाब्दिक प्रतिमान जुड़ने होते हैं, उसकी कविता के माध्यम से जो रास्ता जाता है, तो मुझे लगता है कि कवि तो अपने लक्ष्य तक पहुंचता ही है, लेकिन पाठक भी कहीं ना कहीं कवि के बनाए रास्तों से, शब्दों से, भावना से, विचार से, व्यक्तित्व से, परिधि से, उसके जितने भी सपने हैं, उन सभी के माध्यम से जब एक पाठक, जैसा आप बता रहे थे, उतनी व्यापक परिधि में पहुंचता है, तो चीजें बहुत अलग होती हैं। और साहित्य में कहा भी गया है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना। तो मुझे लगता है कि अंशुल की कविता में यही है कि उनकी कविता को जितनी व्यापकता के साथ आप देखेंगे, उतने विभिन्न आयाम उसमें आपको देखने को मिलेंगे। अगली कड़ी में हमारे बीच डॉक्टर दुर्गा प्रसाद सर उपस्थित हैं। आप संयुक्त निदेशक कॉलेज शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त होने के बाद हमारे हिंदी साहित्य में जो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आलोचना और अनुशीलन का एक बहुत ही बड़ा पहचाना नाम दुर्गा सर के माध्यम से आप और हम सभी के सामने आता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने वक्तव्य के लिए और इस किताब को अपनी दृष्टि से देखना और उस पर जो आपकी टिप्पणी है उसके लिए मैं दुर्गा सर को मंच पर आमंत्रित करूंगा। आदरणीय दुर्गा सर। सबको प्रणाम करता हूँ।
इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास साहब और आदरणीय एस बिस्सा साहब, प्रोफेसर माला श्रीलाल जी, जिन दो लोगों के कारण हम लोग यहाँ आज एकत्रित हुए हैं, अंशु जी और डॉक्टर अशोक तिवारी जी, और दोस्तों, आप में भी बहुत सारे लोग मुझसे ज्यादा योग्य हैं जिन्हें यहाँ होना था, लेकिन ये एक संयोग, एक व्यवस्था है। अन्यथा हिंदी की बड़ी कहानीकार तस्नीम यहाँ है, हमारे प्रिय कथाकार मित्र जीसी बागरी साहब हैं, सुधीर माथुर साहब हैं, और बहुत सारे मित्रों को मैं जगदीश अलका बत्रा जी हैं। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। मैं अशोक तिवारी साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरा बहुत सारा काम कर दिया, और अब मेरे पास थोड़ा सा ही काम बचा है। बड़ा काम अंशु जी की कविताओं की व्याख्या करने का, उनसे आपको परिचित कराने का और उनकी विशेषताओं को रेखांकित करने का। और मुझे लगता है जितनी योग्यता से अशोक तिवारी साहब ने ये काम किया है, मैं अगर कोशिश करता तो भी उतनी अच्छी तरह से ये काम नहीं कर पाता। इसलिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे पास अब एक दूसरा काम बचा है। मैं चाहता तो ये था कि तिवारी साहब ये काम करते, उन्होंने नहीं किया। मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। मेरा इशारा हिंदी कविताओं के अंग्रेजी अनुवाद और अनुवाद की चुनौतियों को लेकर है। अभी तिवारी साहब ये पूछ रहे थे कि आप में से कितने लोग अनुवादक हैं। पीछे से मैंने भी हाथ खड़ा किया था, उस पर तो तिवारी साहब की नजर स्वभावतः नहीं पड़ी, लेकिन मुझे लगता है कि एक अनुवादक के रूप में दूसरे अनुवादक के सामने जो चुनौतियां होती हैं, उन्हें मैं और लोगों की तुलना में ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाता हूं। अभी तिवारी साहब जब ये बात कह रहे थे कि अगर आप देवियों और सज्जनों को लेडीज एंड जेंटलमैन कर दें और फिर अनुवाद से दोबारा अनुवाद करें तो वो देवियां गॉडेस हो जाएंगी। इन दिनों हम लोगों ने भी गूगल के बहुत सारे अनुवादों को लेकर चलने वाले लतीफे पढ़े और सुने होंगे कि अगर आप एक शब्द की बजाय दूसरा शब्द रख दें तो पता नहीं क्या घपला, क्या कांड उससे हो जाता है, कैसी हास्यास्पद स्थितियां हो जाती हैं। इसलिए अनुवाद करना कोई यांत्रिक काम नहीं है कि आप एक शब्दकोश लेकर बैठ गए और इधर 4 शब्द थे, उन 4 शब्दों के पर्याय आपने ढूंढ लिए और उन 4 शब्दों का पर्याय आपने लिख दिया। अगर ये करते हैं तो वो शायद हास्यास्पदता की और बेहूदगी की पराकाष्ठा होती है। अगर कोई व्यक्ति दोनों भाषाओं पर समान रूप से अधिकार नहीं रखता है तो चाहे वो कितनी ही सावधानी से अनुवाद करे, उससे चूक हो ही जाती है। अगर आप कहीं कंप्यूटर को लेकर कुछ अनुवाद कार्य कर रहे हैं और अगर आप मामूली बात नहीं जानते हैं तो विंडोज का अनुवाद आप बहुत आसानी से खिड़कियां कर लेंगे और सोचिए उस खिड़कियां से क्या अर्थ निकलेगा। अगर आप किसी पार्टी का जिक्र कर रहे हैं और वहां टेबल पर ब्लैक डॉग की एक शीशी रखी हुई है और आप उसका अनुवाद काला कुत्ता कर देंगे तो फिर आप सोच लीजिए क्या मजेदार चीज पैदा होगी। यही बात हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, किसी भी एक भाषा से दूसरी भाषा का अनुवाद करते हुए होती है। और हम सब लोग इस तरह की गलतियों से सीखते हैं। क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से व्यावसायिक रूप से तो नहीं, लेकिन अपनी रुचि के कारण अनुवाद कार्य करता हूं, तो मेरा ध्यान किसी भी अनुदित पुस्तक को पढ़ते हुए सबसे पहले इसी बात पर जाता है कि अनुवादक ने मूल के साथ कितना न्याय किया है। और यहाँ क्योंकि कविता की किताब हिंदी की है तो हिंदी मुझे ठीक ठाक समझ में आती है। दावा मैं नहीं करता हूँ कि मुझे हिंदी पूरी तरह समझ में आ जाती है। हालांकि 35 साल हिंदी की रोटी मैंने खाई है, 35 साल पढ़ा भी लिया और उसके बाद भी 20 साल और निकल गए, लेकिन भाषा कोई ऐसी चीज नहीं जिस पर आप ये दावा करें कि मेरा इस पर पूरा अधिकार हो गया है। आप हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और अंग्रेजी तो उससे भी बहुत कम आती है, लेकिन थोड़ी बहुत समझ में आ जाती है। तो जब मैं
अंशु जी की इस किताब का तिवारी साहब द्वारा किया हुआ अनुवाद पढ़ रहा था, तो और बात मैं करूं उससे पहले मुझे एक बात तो ये अच्छी लगी, जैसा अभी हमारे मित्र सुधीर जी भी कह रहे थे कि ये एक नई तरह का प्रयोग है, और ये प्रयोग वाकई एक साहसिक प्रयोग है। साहसिक प्रयोग मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप पहली नजर में देखेंगे तो आपको भी शायद ये लग जाए कि ये तो एक व्यर्थ का प्रयोग है। व्यर्थ का इसलिए कि भाई जैसे हिंदी आती है वो हिंदी में कविताएं पढ़ लेगा, गाएगा, वो अंग्रेजी में पढ़ेगा, और जिसे हिंदी नहीं आती है उसके लिए आपने ये आधे पन्ने हिंदी में छाप कर क्यों कागज बर्बाद किया, सीधे ही आप अंग्रेजी का अनुवाद कर देते इसमें किताब में। लेकिन यही अंशु जी का साहस सामने आता है। एक कविता को अगर आप दो भाषाओं में पढ़ें तो शायद आप उसे और ज्यादा आत्मसात करें। निश्चय ही ये किताब उनके लिए नहीं जो ये कहें कि मुझे तो बिल्कुल अंग्रेजी नहीं आती है, और ये किताब उनके लिए भी नहीं है जो कहें कि मुझे तो बिल्कुल हिंदी नहीं आती है। ये किताब उनके लिए है जिन्हें दोनों भाषाएं थोड़ी या बहुत आती है, और वे ही इस किताब का सही आनंद ले पाएंगे। और मुझे लगता है इतने बड़े समाज में सब तरह के लोगों की हमको परवाह करनी चाहिए। ऐसे जो अल्पसंख्यक लोग हैं, कम लोग हैं जो ये कहें कि हम दोनों भाषाओं में कविताएं पढ़ने का आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन ये किताब दोनों भाषाओं में जो कविता का आनंद लेना चाहते हैं उनके लिए। मैं हमेशा ये कहता हूं कि मैं कविता का पाठक नहीं हूं, मैं गद्य का पाठक हूं, और हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि गद्य का पाठक बहुत खराब पाठक होता है। फिक्शन का पाठक, तस्नीम हंस रही है, लेकिन फिक्शन के पाठक के साथ बड़ी गड़बड़ ये होती है कि वो स्किप कर देता है कि हाँ ये वर्णन है, चलो वर्णन में इसके बाद आगे क्या हुआ, वो जंप करता चलता है, वो एक एक शब्द को ठहर कर नहीं पढ़ता है। और मेरी मोहब्बत पूरी जिंदगी गद्य पढ़ते पढ़ते आदत ये खराब हो गई है कि मैं जंप कर जाता हूँ, मैं एक एक शब्द को ध्यान से नहीं पढ़ता हूँ। लेकिन कविता के साथ ये व्यवहार आप नहीं कर सकते। कविता में आप इस तरह से छलांग नहीं लगा सकते। कविता में आपको एक एक शब्द पर ठहरना होता है, और दो शब्दों के बीच का जो मौन है उस मौन को भी आपको सुनना होता है। और ये काम करने के लिए ये जो दो भाषाओं का अनुवाद है वो आपकी और मदद करता है। मैंने कई सारी कविताओं को यहाँ इस तरह से पढ़ा कि पहले मूल कविता पढ़ी, फिर अनुवाद पढ़ा, और मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि उन कविताओं के कई नए अर्थ मेरे सामने खुले। तो ये इनके इस प्रयोग की साहसिकता का सुफल है जो आपको भी प्राप्त होगा अगर आप उसको इस तरह से पढ़ें। कविताओं को कभी उपन्यास की तरह नहीं पढ़ा जा सकता। इसमें आप कहीं वो ये मत तुलना कीजिएगा कि उपन्यास पढ़ना कोई घटिया काम है और कविता पढ़ना कोई बढ़िया काम है, ऐसा नहीं है, अलग अलग रुचि की बात है। लेकिन उपन्यास को शायद आप जल्दी में पढ़ सकते हैं, कविता को आप उस जल्दी में नहीं पढ़ सकते। कविता आपसे अधिक धैर्य की, अधिक मनन की, अधिक गंभीरता की अपेक्षा करती है। हालांकि उपन्यास की दुनिया में भी ऐसे बहुत सारे लेखक हैं जिनको पढ़ने के लिए आपको उतनी ही एकाग्रता की जरूरत होती है, लेकिन सामान्यतया कथा साहित्य की प्रकृति कविता की प्रकृति से भिन्न होती है। ये बात मैं इस रूप में कहना चाह रहा हूं। तो मुझे एक बात तो ये लगी अंशु जी के इस प्रयोग की साहसिकता की। दूसरी बात मुझे ये भी लगी कि हम लोग प्रायः भाषाओं को लेकर झगड़ा करते रहते हैं। मैं हिंदी वाला हूं तो मुझसे अपेक्षा की जाती है कि मैं हर अंग्रेजी के काम को गिराऊंगा, उसकी निंदा करूंगा, ये तो अंग्रेजी वाले हैं, मैं उसको स्वीकार करूंगा। शायद अंग्रेजी वाला भी यही करता होगा, पता नहीं करता है या नहीं करता है, या वो मेरी परवाह भी नहीं करता है। लेकिन ये जो भाषाओं की लड़ाई है, ये कविता उस लड़ाई के बीच दोस्ती का हाथ बढ़ाने का काम कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है अंततः हम लोग काम तो अभिव्यक्ति का कर रहे हैं, हम अपने मन की बात कर रहे हैं, तो उसमें झगड़ा काहे का है? किसी झगड़े की बात नहीं है। तो यहाँ एक हिंदी की कवियत्री अगर अपनी कविताओं को अंग्रेजी में भी लेकर पाठकों के सामने आती है तो मुझे ये स्वागत योग्य बात लगती है। और यही मैं इस बात का भी उल्लेख करूं, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि हमारे हिंदी के बहुत सारे लेखक इस तरफ अग्रसर हो रहे हैं। संयोग की बात है कि तस्नीम जी भी यहाँ बैठी है, इनका जो भारतीय ज्ञानपीठ से पुरस्कृत उपन्यास है उसका भी अंग्रेजी अनुवाद इन दिनों आया है, और अभी कुछ ही समय बाद उस पर भी चर्चा होने वाली है। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लग रही है कि हम लोग एक बड़े पाठक समुदाय तक अलग अलग भाषाओं के माध्यम से पहुंचना चाह रहे हैं। अभी
शायद तिवारी साहब ने ये कहा कि अंशु जी इज ए प्रोलिफिक राइटर। मैं थोड़ा सा विनम्रता से इससे असहमत होऊंगा। इसलिए असहमत होऊंगा कि इनका पहला कविता संग्रह 2013 में आया था और उसके लगभग 8 साल के बाद बीच में थोड़ा सा काम इन्होंने और किया। लेकिन हिंदी में जहां लोग सुबह दोपहर शाम TDS कविताएं लिखते हैं और घटना पूरी हो उससे पहले तो उनकी कविता फेसबुक पर आकर 50 लाइक प्राप्त कर चुकी होती है, वैसे में अगर कोई कवियत्री 8 साल अपना दूसरा संकलन लाने में लगाए तो मैं उसको और सब कुछ कहूंगा, प्रोलिफिक तो नहीं कहूंगा जितनी अंग्रेजी मुझे आती। लेकिन ये धैर्य सराहनीय है। आप हर वक्त कुछ ना कुछ लिख दें और उसके बाद उसको कूड़े में डाल दिए जाए, उसकी बजाय आप लिखकर लोगों के सामने आने से पहले 4 बार विचार करें, ये धैर्य सराहनीय है। और ये धैर्य इस संकलन की हर कविता में होता है। ये जल्दबाजी में लिखी हुई कविताएं नहीं है, बड़े मन से लिखी हुई कविताएं हैं। इनमें ये भी सही बात है, बिल्कुल अभी मैंने कहा ना तिवारी साहब ने मेरा सारा काम कर दिया। अब मैं कहूं क्या, जो चीजें मैं नोट करके लाया था वो सारी तो इन्होंने एक्सरे करके, ये जो सारी इनकी कविताओं की विशेषताएं थी वो सारी इन्होंने बोल दी है। ये कविताएं लाउड कविताएं नहीं है, ये कविताएं बहुत मुखर और वाचाल कविताएं नहीं है। बहुत धीमे शब्दों में आपने गुज़मर बड़े अच्छे शब्द का प्रयोग किया। ये बिल्कुल मखमली एहसास की कविताएं हैं, इतनी मुलायमियत से अपनी बात कहती है, आपको अपना हमराज बनाती है, आप में अपना विश्वास कायम करती है और फिर धीरे से आपके दिल में उतर जाती है। ये काम कविता का काम है। कविता का काम लड़ाई का और नारे का और वो सब शायद कोई जरूरत होती हो तो वो भी करती होगी कविता, वो भी कर लेना चाहिए। हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है, ये भी इसी की कविता ही थी। और दुष्यंत की बहुत सारी कविताएं वो अपनी जरूरत की कविताएं हैं, लेकिन इनका स्वर वो नहीं है तो नहीं है। जो इनका स्वर है उसको सुनकर सराहने के लिए हम लोग यहाँ हैं। मैं अंशु जी की एक कविता पहले आपके सामने उद्धृत करना चाहूंगा, जिसमें हमें यह पता लगता है कि ये कविता क्यों लिखती है और इसका शीर्षक भी कविता ही है। अंशु जी की इस कविता का शीर्षक है कविता। आसान नहीं होता कविता का बन जाना, कलम के जरिए किरदार उतरता है पन्नों पर और उस किरदार को पन्नों पे उतारने के लिए न जाने कितने दरवाजे खोलने होते हैं। एक सपना, एक सोच और फिर उसके बाद का हौसला, खुद के वजूद को पहचानने का हुनर और 4 दीवारी में खनकती खुशियों को मुट्ठी में कैद करने का जुनून होता है। तब जिंदगी खोलती है दरवाजे मैदानों के, जहां कविताएं सांस लेती है, तेरी मेरी बात करती है और एक बदलाव की बयार बहुत प्यार के साथ हर शब्द का स्वागत करती है। कविता का अपना पूरा दर्शन इस कविता में खोलकर रख दिया है। एक और कविता, छोटी सी कविता। अच्छा, अंशु जी की कविताएं सारी छोटी छोटी कविताएं हैं, बहुत बड़ी कविताएं ये नहीं लिखती है, ना शब्दों का फैलाव है ना उलझाव है। एक छोटी सी कविता। पेज 61 सुनिए, आपके पास है पेज 61। कुछ प्रेम वाली कविता है ये। हाँ ठीक है, एक छोटी सी कविता और है, बस 2 कविताएं आपको मैं सुनाऊंगा, शेष तो अंशु जी से हम सुनेंगे। कविता का शीर्षक है तुम्हारा होना। मुझ में कुछ विचारों का होना, मुझ में मेरी भावनाओं का होना, मुझ में प्रेम का होना, मुझ में एक विद्रोह का होना, मुझ में मेरे सपनों का होना, मुझ में एक संयम का होना, मुझ में
एक संबल का होना, मुझ में कभी एक बेचैनी का होना, मुझ में एक सुकून का होना, मुझ में सुख दुख के भाव होना, मुझ में एक तलाश का होना, और इन सब के होने का कारण मुझ में तुम्हारा होना। एक परफेक्ट कविता मुझे लगता है कि एक पूरा माहौल बनाती है और अंत में आकर उसको पूर्णता की तरफ पहुंचाती है। विन्यास की दृष्टि से मुझे ये कविता महत्वपूर्ण है। मुक्त छंद है लेकिन आपको एक लय का अनुभव इस कविता में होता है। और एक कविता और जो मुझे अंशु जी की सिग्नेचर कविता लगती है, कविता का शीर्षक है चाय, और मैं इसका, अगर तिवारी साहब अनुमति देंगे तो मैं इसका अनुवाद भी पढ़ने की विस्तृतता करूंगा और देखिए कैसे कविता को बुना जाता है। चाय, मसाले वाली चाय, एक मन चाहा स्वाद है जिंदगी का, तीखा तेज काली मिर्च का स्वाद, बिल्कुल जिंदगी की धूप जैसा, और उसमें आती अदरक की खुशबू, जिंदगी की बातों जैसी, कभी तल्ख कभी खुशनुमा, हर घूंट के साथ कुछ है जो उतरता जाता है मेरे अंदर। चाय बनने पर जैसा उबाल आता है ना, वैसा ही उबाल चलता है मेरे अंदर, और चीनी की मिठास से भरे ये चाय के घूंट सुकून देते हैं, और कुल्हड़ से आती माटी की महक कहती है, घूंट घूंट जिंदगी उतार लो अपने अंदर। बस इसी एहसास के साथ कि तुम भी माटी का कुल्हड़ हो, समेटे अपने आप में जिंदगी की चाय। और देखिए पूरा वर्णन और अंत में जैसे उसको निष्कर्ष में अंत में दो पंक्तियों में ये समेट देती है। और तिवारी साहब ने इसका अनुवाद भी क्या खूब किया है। वैसे तो सारे ही अनुवाद इतने ही खूबसूरत हैं। टी, स्पाइस्ड टी, इट is desired taste of life, the sharp strong taste of black pepper, exactly like the sunlight in life. बिना चश्मे के पढ़ रहा हूँ, जरा चुप रहा हूँ मैं बार बार। Exactly like the sunlight in life, and rising from it the aroma of ginger, reminding one of stories of life, sometimes sharp, sometimes pleasant. There is something that descends within me with every sip. When tea is made, it comes to a boil. A similar boil goes on within me. These sips of tea, carrying the sweetness of sugar, gives me tranquility. And the smell of the day of the earthen cup says, sip by sip, take in life with the feeling that you too are an earthen cup with the tea of life, experiences gathered within. अब मुझे लगता है एक शब्द भी आप इस अनुवाद में से नहीं बदल सकते, और एक शब्द के लिए भी आप नहीं कह सकते कि ये मूल शब्द के साथ न्याय नहीं कर रहा है। ये है अनुवाद की खूबसूरती। तो मैं अनुवादक को बधाई देता हूँ, मैं अंशु जी को बधाई देता हूँ, और अपने आप को बधाई देता हूँ कि इस आत्मीय कार्यक्रम में सम्मिलित होने का और अपनी बात कहने का मुझे मौका मिला। धन्यवाद दुर्गा प्रसाद सर। और आप सभी ने देखा कि कैसे भाषाई जो संदर्भ है उस पर आपने बात रखी, और कैसे एक ही भाव को अलग अलग जो भाषाएं हैं, और अगर आप उसको सरसता और निकटता की दृष्टि से देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे अलग अलग भाषाओं में उस संवाद का, उस अभिव्यक्ति का कितना महत्व हो जाता है। और अंशु जी की उस कविता प्रक्रिया पर बात हो रही थी, तो आप सभी ने देखा कि उसकी जो मूल अवधारणा है वो है सहजता, और उसके साथ जो एक पूरा प्रभाव बनता है, और कैसे कभी कभी छोटी छोटी चीजें अंशु जी के साथ हम लोग 2014 से अलग अलग संदर्भों में कुछ काम करते रहे। कभी कविता की बात हुई, कभी कहानी की बात हुई, कभी अन्य संदर्भ की बात हुई, तो मुझे एक प्रसंग आता है याद, और वो अवचेतन में जैसे बातें, जैसा दुर्गा सर कह रहे थे कि कहीं ना कहीं ठहर जाती हैं, और कब वो फिर एक साधारण से असाधारण की तरफ बढ़कर कविता का रूप ले लेती हैं। एक संकलन में मैंने एक कविता लिखी थी, 4 पंक्तियां उसकी बताता हूँ। बहुत ही साधारण सी कविता थी, लेकिन वो एक शाब्दिक व्यंग था। वह लड़की रेगिस्तान में
कुएं पर पानी खींचते हाथों के साथ, वह लड़की रेगिस्तान में कुएं पर पानी खींचते हाथों के साथ जान जाती है दुनिया की गहराई। तो ये कविता अंशु जी को शायद सुंदर याद आएगा, संजय जी भी यहाँ बैठे हैं, हमने यही जवाहर कला केंद्र में संकलन आया था उस समय की थी। मैं आज देख रहा था, मैंने पूर्व में जब ये अवधारणा चल रही थी उनकी एक कविता देखी और एक कहीं ना कहीं उसकी मानविकता देखी। आप लिखती हैं, मैं शब्द क्योंकि कविता हम उनसे सुनेंगे, मैं उसकी भावना पर आता हूँ। आपने लिखा है, आप सभी जानते हैं कि माली पौधे को आकार देता है, छोटे छोटे पौधे वो उस तरीके से तैयार करता है कि वो किसी भी बगीचे में जाकर लगे तो उनका जो पुष्प बने, जो उस पर फल लगे या उसका पल्लवन हो वो बहुत ज्यादा हो और माली बड़े जतन से उनको सींचता है। अंशु जी ने कविता लिखी कि लड़की वैसे ही होती है, जतन से पाल पोस कर जब उसके माता पिता उसको एक पौधे के रूप में आकार देते हैं और जब उसको दोबारा पारिवारिक दृष्टि से नई गृहस्थी में रोका जाता है, तो अंशु जी की कविता का भाव शायद आपके ध्यान में गया है, नहीं मेरे ध्यान में जरूर गया। आपने वहां लिखा कि वो जो जड़ जम जाती है पहले पौधे के साथ, वो उस जड़ से दृढ़ होकर रचती है नई दुनिया पुष्पित पल्लवित होने की। तो ये वो लड़की की अवधारणा है जिस पर मैं आपको बताना चाहता था। एक अवधारणा वो थी कि कुएं से उसको दुनिया की गहराई पता पड़ जाती है और यहाँ वो जो लड़की है वो उस जड़ से और उस पूरी परंपरा को, उस पूरी पीढ़ी को हमारे सामने ले आती है। कविताओं पर भी चर्चा जारी रखेंगे और हमारे साथ प्रोफेसर मालाश्री लाल उपस्थित हैं। आपका नाम आपके वजूद का संकेत है। आप में से जो भी मित्र साहित्यिक दृष्टि में रुचि रखते हैं, आप डीन, फॉर्मर डीन रही हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हम लोग सभी एकेडमिक से आते हैं, तो हमारा परिचय तो उनसे नाम के रूप में उनके पूरे कृतित्व को लेकर काफी सुना और पढ़ा है और समकालीन भारतीय साहित्य और अन्य संदर्भ जो भी साहित्यिक संदर्भ है उनमें आपका नाम बड़ी प्रखरता से लिया जाता है और उनकी जो शैली और उनकी जो पूरी परिकल्पना है वो आप उनके संवाद में सुनेंगे। बहुत ही सम्मान के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा प्रोफेसर पाटिल। Respected members on the dais, my fellow speakers, members of the audience, it's indeed a very great pleasure to be here. Thank you for the generous introduction, Sudhi. It's just a happy coincidence that I belong to Jaipur and also Delhi. And I grew up here, I went to college here, and Ashok was in fact my friend and colleague from college days. So it's, and many people in the audience I've known for a very long time. In fact, I met Anshu Harsh about 5 or 6 years ago, thanks to Sudhir Mathur. And at that time, because Simply Jaipur was a magazine that everybody was looking at, and there was a message to say that Anshu wanted to meet me to talk about women's empowerment, which was my special area of interest. And that's how we met. But subsequently, I found that Anshu has many, many dimensions to her, not just as a journalist, but also a person who deeply cares for the education of children, particularly girl children. And she's also very much into music. She's altogether a most sensitive human being. And I think it is this overall sensitivity that comes to speak to me through this collection. And I congratulate Anshu for this book called Samandar and my friend Ashok for the wonderful, wonderful translations that have made this book into exactly what Sudhir said in the introduction, as a very important bilingual text. Because this bilinguality, and Dr. Agarwal also mentioned this, it shows the friendship between the languages. The friendship, the commonality, the togetherness in this journey of life that the poetry is about. It is very, very important and an extremely innovative step, Anshu, that you've taken to produce this book in the 2 languages. So I want to put my thoughts together to first and foremost focus on the title of the book. And it's interesting that you should call it Samandar because to me it suggests an ocean of possibilities. इसमें बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ है. And just like an ocean, it's something like, according to me, the author's personality, that there is depth and there is strength. But on the surface, it appears to be very calm, very subtle, very gentle, but इसमें गहराई बहुत है. And I like the title for that reason. With this kind of a talent that we see in Anshu, it has diverse capabilities, a great deal of range, and I like the book for at least for 3 reasons. And I won't take longer than that because there is plenty more that I can say about the book.
So the first reason is that you have talked about the creative act of poetry. And one of the poems that was just read out is this poem called Poetry. Aapne usko padha. I'll just read out the 4 lines in English, just to show how creativity is expressed in English and also in Hindi. So here are the lines. For a poem to take form is no child's play. The pen serves as a conduit, creating a character on blank pages. So a question to a bilingual audience like this is the process of creation different in English and in Hindi? Now, the answer is probably no. I don't know, some of you may have a different answer, but it seems to me that the poetic process that Anshu is talking about has deep-rooted belonging to one's consciousness and sensibility, and no matter what language one is creating in, that honesty and authenticity has to come out. But at the same time, I think poetry has a larger purpose. It is an instrument of healing. And particularly these 2 years of the pandemic, because I do a lot of book reviews, I have had a prolific supply of poetry books published this year. And I've been thinking about it, why has so much poetry been coming out this year? Perhaps it is the one genre in which we heal ourselves, both the person who's writing and also the person who's reading. And quite often people, doctors also are now finding that writing poetry or even putting words down on paper has a therapeutic quality. So many of us have suffered loss, we've suffered grief. If there's one way to help oneself out of it is to take a piece of pen and paper and write whatever thoughts, images, metaphors that come onto that page. And as a consequence of writing out that grief, the words that come on this page, the same blank page that this poem is talking about in Anshu's words, we get to anyway see the world with better eyes, and we also get to heal ourselves, the community, the family, and society. So that is one of the important contributions of this book, that by talking about poetry as a metaphor for healing, you are suggesting ways in which we can help ourselves and help others. Now, by way of illustration, I want to read one poem here. It's called Pains, and it's on page 79. Some pains start living with us, inside us, sending their roots deep. Flowers too bloom on them, which emit fragrance throughout life. Those pains get buried in the soil of life, but do not leave us, because they teach us how to live. Some thoughts remain buried in some corner of the heart, entangled there. This stillness makes us uneasy. Sometimes we wonder whether life reads us or we try to read life. The second aspect of Anshu's poetry that appeals to me very deeply is what I call relationships. Ashok mentioned that there is this you person in the poem, and it's best not to identify that person too closely because it would lead to all kinds of other alleyways that I don't think the poet is interested in. But somewhere there is, I think, a message about the life of women that is embedded in these poems about relationship. I know Ashok mentioned that he doesn't find any polemic in the poetry, but this is how readers respond differently to the same poem. And I find there is a great deal in Anshu's poetry about the place of women in patriarchal society and why this you, the I person, you mentioned 97% of the poems have I. Why is this one I woman poet to be associated in relationship to the you? So the point is, does Indian society allow that woman, goddess Devi, allow this woman to live as a singular person? It doesn't. Anshu's poem talks always about relationship. It is questioning relationships, it's battling relationships,
It's assuming all kinds of relationships, wanting to free away from that bond of relationships, but it is always seeing a woman attached to someone and resisting that attachment. I find that a very, very strong position, and it is almost saying that the unitary woman somehow cannot be conceptualized in India, and yet the poet is constantly dreaming of that unitary woman. Now, again, by way of illustration, because I don't want to say anything that is extreme, by way of illustration, I want to read one poem called My Companions. This is on page 15. My companions. Only they can accompany me during my journey, whose dreams are of the same colors as mine. Only those who can match my pace, whose eyes have goals. Only they can smile on difficult roads, who are in love with the journey. If you have come only for fun, just go back, because we speak of new hopes every day. So that's Professor Ashok Tiwari is of course the best person to have talked about the process of translation, and Dr. Agarwal has also beautifully illustrated what translation can do or not do to the poem. But there is an interesting composition called You, and just by way of again delving a little more into this I-you relationship in Anshu's poem, I want to take a quick look at this poem called You, and it's on page 75. The you and yet you don't want the you. And I think that in many ways is a woman's life. So I see Anshu struggling with the assumption of the patriarchal society, the hierarchy between the you and me. If the you is a male, then the hierarchy is something that becomes a problem. And what the poet is looking for is equity and equality for women. And quite often I'm reminded of Tagore's words, Atla Tolore. Somewhere I hear that echoing at the back of Anshu's poem, Atla Tolore. I want to do it alone, but can I? That is where often there is a problem. And I won't read this poem. There's a beautiful one called A Fictitious Tale, which is actually a story of an almost autobiographical journey as how you begin with a companion and you actually have to move ahead and leave that companion behind. The third point, and the final one that I want to make, is that one can hardly ignore the themes of climate change and environment. And I know again my reading here is different from my friend Ashok's. I do find poems here that emphasize this aspect of what we are surrounded by. Anshu's poem, from which the book takes its title, The Ocean, for example, on page 55. I'm not going to read it, but I'm just going to summarize certain things she says there. She says, words, so many churn within me, I feel like writing endlessly, she says. So if the words are churning all the time and the words are like ocean, then surely that environment is important. And Anshu also looks at the opposite of the ocean. She looks at the sky. There's another very beautiful poem which is just called Asma. And when she looks at the sky, she sees the hopes of the rainbows, but she also sees the dark clouds of trouble. So nature is constantly our teacher in many ways. There's brooding darkness, but there is also the glory of light. And she is often responding to the vibrations of the environmental changes. There is a slightly long poem, but I think an important one in the collection, and it's called Trees. And in the Trees, which I will read to you, Anshu captures the life cycle of a person with and equates that with the tree, and I'll just read that poem. That's on page 29, and it certainly is something we will enjoy looking at together. Ashok, it begins with the word I. The trees. I remember that huge tree growing outside our house. So there's the singular and the plural I. You see how that works in the poem. I remember that huge tree growing outside our house, in the shade of which, sitting with friends during childhood, I used to make houses of sand. Sitting on a strong rope swing suspended from a branch of that same tree,
I used to try to touch the highest branch. I remember that tree near the temple on which, after seeing you, I tied a thread expressing my prayer to possess you. And that tree in the garden where I sat and wrote my first letter to you. While walking in the harsh sun of light, when I look for shades and I see the same huge tree. The Amaltash tree stands by the roadside, the yellow flowers of which offer comfort in the sharp heat. That tree is a witness of every sad evening. Its shade is the feel of every joyful moment. And when I bid farewell to this world, it will be a tree after all, with the help of which I shall merge in this creation. Indeed, a poem that almost brings tears to my eyes as it tracks that joy of childhood, the swings with ropes tied to the trees, and knowing that the ultimate journey will also be on a stack of wood. It's a very sensitive poem, and to do all of that within a page is really quite remarkable. So in conclusion, I just want to congratulate Anshu for this wonderful collection and a very important bilingual collection of poems. And I want to congratulate Ashok Tiwari for excellent rendering in English. The two poems do go together. And I would agree with Dr. Agarwal that people should read the English and the Hindi together because they sort of bounce off each other and illustrate each other. I deeply appreciate in Anshu Harsh the woman poet's sensitive exploration of life situations, of creative aesthetics, the act of writing poetry, and most of all, the appreciation, the understanding of what it means to be a woman in the environment in which we are in India, in Jaipur, in the world. It's time to explore that inner consciousness. For a slim book and a bilingual one, that's an amazing achievement, Anshu Harsh. My congratulations. और कविता के इस क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। हमारे साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी श्री एस बिस्सा जी उपस्थित हैं। देश में, राजस्थान में आप एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है और जो हमारा जयपुर में OTS सेंटर है, आप वहाँ पर वर्तमान में सीनियर फेलो हैं। जब हम पढ़ा करते थे तब से मैं उनके कृतित्व से परिचित हूँ। आपने बहुत से अवसरों पर अपनी पूरी प्रतिभा, निष्ठा और तमाम समर्पण के साथ हम जैसे मित्रों को जो प्रेरणा दी है आगे बढ़ने के लिए, और आप उनके वक्तव्य में वो बात महसूस भी करेंगे। बहुत सम्मान के साथ मंच पर प्लीज। अंशु हर्ष नाम इतनी बार सुन लिया जो सिंपली कहने का आदरणीय न्यायाधिपति महोदय श्री व्यास जी और मंच पर आसीन सभी साहित्यकार, साहित्य प्रेमी और यहाँ पर साहित्यिकों के प्रमोटर सुधीर माथुर साहब जैसे और साहित्यकार भी, कवि भी, बड़े बड़े प्रोफेसर्स महाराज श्रीराज जी, तिवारी साहब और शायद जयपुर के सबसे बड़े साहित्य के विश्लेषक और साहित्यकार दुर्गा प्रसाद जी, और आपके बारे में तो क्या कहूँ मैं। इतना कुछ कहने के बाद में कुछ कहने की तो आवश्यकता है नहीं, और मैं सोचता हूँ कि आपका धैर्य भी जवाब दे गया होगा, नहीं दिया होगा, अब तक मेरे कहने के बाद दे जाएगा। साहित्य की ऐसी गोष्ठी में किसी ब्यूरोक्रेट का आना तो ऐसा लगता है कि जैसे बादरायण संबंधा। किसी ने पूछा कि आपका यहाँ क्या ताल्लुक है, उसने कहा कि अस्माकम बद्री वृक्षम युष्माकम बद्री चक्रम बादरायण संबंधा युजम जो वयम, कुछ तो संबंध है। तुम्हारे घर बेर का पेड़ है ना, मेरे रथ का पहिया बेर की लकड़ी का बना हुआ है। तो और इतना अच्छा विश्लेषण
अपने इसके अनुवादक हैं जो तिवारी साहब ने किया, सारी बात साफ कर दी। उसके बाद आपने पूरी बात और अच्छी तरह से स्पष्ट कर दिया। दुर्गा प्रसाद जी को तो मैं सुनता रहा हूँ और कई प्रोग्राम्स में कई जगह साथ रहना हुआ। मुझे तो ये जो कविता संग्रह जब मैंने देखा तो मेरी पहली बात याद आई जो मैंने सिंपली को कहा था, पहली बुक जब थी, मैंने कहा इसमें देख कर लगता है बहुत आगे जाओगी, बहुत आगे बढ़ोगी, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। और दोबारा जब देखा उसके बाद ही मैंने वो शब्द कहना शुरू किया, दोबारा देखा तो मैंने आस्का कहना प्रारंभ कर दिया। दूसरा कविता संग्रह आपने देखा था होगा, उसकी पहली कविता है आस्का, जो मारवाड़ी लोग ज्यादा जानते हैं आस्का क्या होती है। एक लाइन में सारी बात कही इन्होंने कि तुम्हारी देहरी पर रखी हुई वो अगरबत्ती तुम्हारी नजर पड़ी तो आस्का हो जाऊंगी और नहीं तो राख। आस्का यानी जिसको लेकर के सिर पर लगाती है। ऐसी बातें कुछ इसमें भी कही गई है। मैं भी पर्चा बना के लाया था, कुछ लिखा था, लेकिन अब उस पर्चे को नहीं खोलूंगा। किसी के कुछ पन्ने फोल्ड कर दिए मैंने। ये जो आई और यू के बीच का जो मुझे तो इतना सा लगा, मैं और तुम के बीच की जो यात्रा जो है, जैसा कि अग्रवाल साहब ने कहा कि शब्दों के बीच में मौन को समझने का जो भाव है, उस मौन बीच में बहुत जगह मौन है इसमें, और उस मौन को देख देख करके मुझे आई और यू के साथ, जैसे कभी अभी लास्ट में आपने कहा जो अब तक नहीं आई थी, जो शब्द नहीं आया था दार्शनिक, आप कहेंगे मैं एग्रेशन कर रहा हूं, पर मुझे ऐसी कविता लगी जिसमें मुझे महादेवी नजर आई। बहुत बढ़िया। कुछ कविताएं ऐसी जिसमें मुझे कागज पे कनवास खोल के देखा कि यहाँ कहाँ सामने दिख रहा है। सुकुनवा दी चोरी है, रात उगला दी पई किसी न किसी की छाती दूसर लाई है, हर चोरी ते यानी सुकुनवा दी चोरी है, कागज पे कनवास में है ये। तो वहां पर जो उसके आई के साथ में और अपने किस तरह से बुनते हैं, किस तरह से उसको चोरी होती है, किस तरह से टूटते कहाँ जाते हैं, वो बात भी मुझे अमृता प्रीतम इसमें नजर आई। और माटी के साथ में जो बात कही है, म्यूजियम शिव कुमार का नागर उनका क्या, तो हम कहेंगे जोर से वो चेहरा उस अजायब घर है जिसमें जीवित मृत और भाव रहते हैं। चेहरा एक अजायब घर है। वो अजायब घर क्यों है? जिसमें कब करुणा, कब प्रेम, कब कौन सा भाव आता है, उसको समझ पाना हर व्यक्ति के बस में नहीं होता। तो वो बात भी मुझे इसमें बहुत जगहों पर नजर आई। और बड़ी बात ये है कि अनुवाद कितना मुश्किल होता है किसी शब्दों का। अब उस मुझे जब ये बात कर रही थी कि बूढ़ी रूह, मुझे मैंने इनको भी कहा भी था, मैंने कहा ये चाहे उनको अच्छा लगा नहीं लगा, मैंने काफी देर तक उनको भाषण ही दे दिया, मतलब 15 मिनट तक की। व्हाट डू यू मीन बाय दिस रूह? रूह बड़ी अलग चीज है, इसका बूढ़ी और शब्द जो है बड़ा और हो जाता है। उसका अनुवाद करना जो आपने किया है, तो उसका भाव आपने अपने हिसाब से किया होगा, इन्होंने वो किया होगा, उसका एक अलग ही वो है। या मन का पंछी, मन का जो मानस पंछी जो है, मानस पंछी हार्ट है या दोनों मिक्सचर है, मन सब समथिंग वेरी डिफरेंट थिंग ना। मन के पंछी बर्ड नहीं हो सकता, कई बार ऐसा भी होता है, उसको पता नहीं कैसे समझ में आए। ये इसलिए भी कि मैंने अभी एक मूर्ख पुराण का अनुवाद किया अंग्रेजी में। मूल शास्त्र है एक, तो उसमें करते करते क्या वह निरा बॉडम है, उसमें लिखा था। वो पहले ब्रज भाषा में, फिर हिंदी हुआ, उसका बॉडम। बॉडम जब देखा तो उसको गूगल में देखा तो बॉडम
तो बॉडम का क्या करें, बॉडम कहीं भी नहीं आया, तो बॉडम तो बॉडम है। एक मूर्ख को पता है वज्र मूर्ख है, और वज्र मूर्ख तो वज्र रहेगा। अब वो तो अंग्रेजी में आया नहीं, मुझे तो नहीं मिला उसके अंदर शिरोमणि होगा। तो ये बड़ा ही कठिन काम होता है जो वास्तव में तिवारी साहब जैसे प्रोफेसर ही कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि जिस भाव से जो बात लिखी जाती है, अच्छी बात है, अनुवाद किया आपने, कहा कि इससे दो के बीच में आपने पुल को ब्रिज बनाया और ये अच्छा किया, तो अच्छी है ही। लेकिन जो जिस भाव से उसमें लिखता है उसको उसी भाव के साथ में, सॉरी टू से, वो स्वयं अगर अनुवाद करे तो शायद उसको न जाने, उसको हो सकता है वो अच्छी तरह से कर पाएगा, जहां तक मैं सोचता हूं। शिवनगर सिंह सुमन ने एक जगह पर रघुवंश के अनुवाद के बारे में लिखा है, वो यम यम पतिंगार गतियाय पतंग बरासा, संचाणी दीप सखैव रात्रो यम यम गतियाय पतंग बरासा, यम यम गतिया पतंग बरासा। ये लपलपाती हुई लौ चल रही है, जिस राजा को छोड़ के जाती है विवरण हो जाता है, उसके आगे से निकल गई, माला नहीं पे रही। तो कहते अरे अब मैं कैसे करूं, व्यतिया है पतंग बरासा, उसके आगे वो श्रीहीन हो जाते हैं, लाइट चली जाती ना। राम जी ने उनको अनुवाद किया, आचार्य जी ने करके उनको कहा कि मैंने सोचा कि अगर मैं अनाघारतम पुष्पम का कर सकता हूं, कृष्ण बलूनम कर हुए का नहीं कर सकता, अलूनम का नहीं कर सकता। तो इसीलिए कई शब्द कवि के मस्तिष्क में ऐसे होते हैं जिन शब्दों का शायद वो उसका बीच का जो मौन है, उस बीच के मौन को, शब्द तो अच्छा प्रयोग किया आपने, बीच का मौन, बीच का जो मौन है वो समझें तो वो बात सामने आ पाए और उसका आनंद व्यक्ति ले पाता है। इसीलिए शायद दारा शेखो द्वारा आपके उसका उपनिषदों का फारसी के अनुवाद को जब लोगों ने किया तो उसके बाद क्यों पढ़ने की इच्छा जाहिर करी, विभिन्न धरती के बारे में जानती है, क्यों पढ़ना पड़ी लोगों से। तो इसीलिए मैं तो कॉन्फ्लिक्ट करूंगा बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी तरह से कि मैंने बहुत बढ़िया किताब लिखी, बहुत सिंपल है, लेकिन वो सिंपल के साथ में जो देखने के छोटे लगे पर गाँव वाले गंभीर वाली बात इसके अंदर भरपूर रूप से है। और आपने जो न्याय किया है, अंग्रेजी हम हिंदी वाले लोग हैं इसलिए अंग्रेजी उतनी जानते जो आप नहीं जानते, इसलिए हो सकता है कुछ मुझे कहने में गलती रह गई हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्र, आगे बढ़ते रहें और ये संग्रह का पठन होता रहे और यहाँ आते रहें, और अगली बार संग्रह का संस्कृत में अनुवाद करूँगा। ये आप देख सकते हैं कि कैसे उस काव्य की व्यापकता है कि हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत की बात भी उसकी व्यापकता में विषय जा रही है। और बिस्सा जी बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि ये हम सभी के लिए एक बड़ी चुनौती है कि किसी का भी एक विचार जब शाब्दिक रूप में अंकित होता है, उसको दूसरे संदर्भों में, दूसरी भाषा के साथ जब आप अभिव्यक्ति देते हैं तो उस मूल भावना तक पहुंचने के लिए वो तमाम परिश्रम, वो तमाम उसके पीछे के संदर्भ अगर आपके अनुवाद में आते हैं तो उसकी व्यापकता कितनी ज़्यादा बनती है, कितना वो सार्थक पक्ष में पड़ता है, वो सारी चीज़ें चेतना की, देखने की और हम सभी की अनुभूति की बात है। और ये बहुत ही अच्छा वक्तव्य है कि अगर ऐसे अनुवाद होते रहेंगे, ऐसी चीज़ें आती रहेंगी तो हमको वो सब अनछुआ, वो जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा या उस शाब्दिक भावना से जो हम परिचित नहीं हुए, ये तमाम चीज़ें हमारे सामने आती रहेंगी। और अब हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में श्री गोपाल कृष्ण व्यास जी हैं। आपके प्रेरक व्यक्तित्व से आप सभी परिचित हैं। वर्तमान में आप राजस्थान मानवाधिकार आयोग के आप अध्यक्ष हैं और कई अवसरों पर आपसे मुलाकात होती है। आपका प्रेरक व्यक्तित्व और आपकी बातें, अब जब आप उन्हें सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा व्यक्तित्व हम सभी की जिंदगी में होना चाहिए ताकि हमको भी एक उससे भिन्न आयाम मिल सके। बहुत ही सम्मान के साथ व्यास। आज के इस साहित्य जगत के कार्यक्रम में पधारे हुए मेरे बड़े भ्राता श्याम सुंदर जी बिस्सा साहब, तिवारी साहब, मैडम, प्रोफेसर साहब, आप सभी अंशु जी, आज एक बात तो साफ हो गई है कि एस्ट्रोलॉजी कोई चीज होती है, ज्योतिष कोई चीज होती है, ये साफ हो गई है। वो इसलिए हो गई है,
मेरी जन्मपत्री देख करके लोगों ने कहा कि अभी तो तू वकील है लेकिन तुझे सुनना बहुत पड़ेगा, समझना बहुत पड़ेगा। क्योंकि एक जज ने, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा, हमारे सामने हम जो वकील थे, एडवोकेट्स थे, उनको जो स्टूडेंट्स थे उनको एक बात कही कि when you are entering in the court, think that a fool is sitting on the chair. You are required to obtain from him while citing and discussing your point. देखा सब अपने बिल्कुल बने जज बन के बैठे बिल्कुल कैसे कि सबसे ज़्यादा अगर कोई इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं वो अंदर घुसेंगे सोचेंगे वैसे ज़्यादा समझता है जब तो वैसे ही कर पाएंगे। तो मैं यहाँ बैठा था, मैं सोच ही रहा था कि आज मैं विद्वानों के बीच में सचमुच बेवकूफ़ बैठा हूँ आज। क्यों? बेवकूफ़ का मतलब ये नहीं है। बेवकूफ़ का मतलब ये कि जो बातें तीनों महारथियों ने कही और इनके जो विश्लेषण किया है, मैं आपको विश्वास से कहता हूँ, मेरे जीवन के अनुभव से कहता हूँ, मैंने ऐसा नहीं सुना कभी। अंशु जी ने जो लिखा वो पढ़े, उनके भाव को पढ़े, लेकिन उनका विश्लेषण जिस हिसाब से मूर्तियों ने किया है, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं भी राजस्थान यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, यहाँ के प्रोफेसर हूँ। और आज अंशु जी की पुस्तक को देखकर मैं तो नहीं समझता है कविता संग्रह, ये कविता संग्रह नहीं है। ये कविता संग्रह क्यों नहीं है, इसका कारण मैं आपको बताऊंगा। ये कविता संग्रह क्यों नहीं है, ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, ये समाज के ऊपर एक जिम्मेदारी है। समझो जीवन को किस तरह से, मेरे भावों को समझो, वो भी कैसे। मुझे मेरे दादाजी की बात याद आई, मुझे कहने लगे तो भगवान का मतलब समझता है। मैंने कहा भगवान को परम पिता है, जिसकी आराधना करते हैं वो प्राप्त करते हैं वो है। उनका नहीं, भगवान का मतलब है भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर। ये 5 तत्व मिलते हैं भगवान। ये भगवान का मतलब इसका शाब्दिक अर्थ ये है, भगवान मीन्स भगवान में ये 5 तत्व है, भगवान है। हर इंसान के शरीर में भगवान है, हर इंसान के शरीर में भगवान है। कुल्हड़ की बात कही उन्होंने, कुल्हड़ में भी उसमें भी भगवान है, मिट्टी है, रेत है, भूमि है। तो जो बात आपने उसके आगे भी दादाजी ने कहानी और इससे रिलेटेड, इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं आपको कि जिम्मेदारी क्यों है हमारी इसमें। इसका नाम समंदर क्यों है, जिसके अंदर सम, जिसके अंदर सम का भाव, समंदर जो इसका शाब्दिक जो मैं समझ पाया हूँ, साहित्यिक दृष्टि से आप लोग बड़े आप लोग समझ सकते हैं इसको। जो बात बताई उन्होंने कहा कि समंदर के अंदर जो पानी जाता है वो नदियों से बहकर अंदर जाता है। नदियाँ सारी जो होती है समुद्र में जाती है, जाके गिरती है, लेकिन समंदर में एंटर होने के 1 किलोमीटर पहले अगर पियोगे तो मीठा पानी होगा, लेकिन समंदर के अंदर जाते वो खारा हो जाता है। क्यों क्यों होता है वो खारा? आप सबने कभी सोचा वो समुद्र का पानी खारा क्यों? वो तो मीठा था, ना गंगा से आया, जमुना से आया, जिसको पवित्र नदी मानते हो, वो खारा कैसे हो गया? कभी सोचा आपने? शायद दादाजी से पूछा, मैंने मुझे बताओ, सही आपकी क्यूरियोसिटी होती, मुझे बताओ ये क्यों हुआ? उन्होंने कहा संस्कार ऊर्जा से आते हैं। मैंने कहा संस्कार ऊर्जा से कैसे आते हैं? ये जो समंदर में पानी जाता है, मीठा पानी जाता है, एवोपरेशन से सिर्फ और सिर्फ वो मिठास होता है, उससे बादल बनते हैं, उसी से संस्कार बनते हैं, और वो संस्कार जाके विश्व के अंदर बरसते हैं। जब क्रॉप्स होती है और क्रॉप्स खा के वापस इंसान बड़ा होता है, तो गंदगी की होती है उसके अंदर समा के रखता है। टाइटैनिक या समुद्र के अंदर बैठा, बड़े बड़े जहाज अंदर पड़े हुए हैं, जो निष्क्रिय हो गए वो अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन उनका एसेंस जो है वो ऊर्जा से बादल बन के वापस आता है। तो ये जो है हमारे सामने जो है समंदर, इसके अंदर वो एसेंस है, दर्द है वो तो अंदर रहेगा, लेकिन इसका उपाय क्या है? इन 3 मार्चों ने बताया। इसका इन्होंने क्या कहना चाहती है, ये क्या बात कहना चाहती है, इसको पढ़ के हम इस बात को समझें। मैं तो सचमुच आज बहुत रिच हो गया, आई बिकम वेरी रिच पर्सन नाउ। इन बातों को सुनी, मैं कविता रात को पढ़ी, मैंने बहुत सारी कविता अच्छी लिखी, लेकिन यहाँ सुनने के बाद मैं तो ये बहुत अच्छी लिखी, बहुत अच्छी लिखी। इसलिए साहित्य जगत के लोग जो हैं, जहाँ तक मैं श्याम सुंदर जी व्यास साहब से याद दिलाना चाहता हूँ, शायद ये इस बात को जानते हैं, ट्रांसलेटर की जरूरत क्यों होती है? ट्रांसलेटर जो होता है उसको भी भाव निकाल के देता है, उसकी जरूरत क्यों होती है? हमारे जोधपुर में क्या होता था कि अंग्रेजों के जमाने में गार्ड साहब थे, उनका नाम था गोपाल दास।
अब गोपाल दास जी जो थे वो गार्ड बन गए, तो उन्होंने, अंग्रेज आती नहीं थी, अंग्रेज लोग थे तो रिपोर्ट करनी थी, तो उनकी गाड़ी लेट हो गई, ट्रेन लेट हो गई, वो गार्ड साहब को रिपोर्ट करनी थी, अंग्रेजी में लिखना था, उनको आती नहीं थी, और गाड़ी लेट इसलिए हुई कि बैन कर दिया, तो गाड़ी लेट हो गई, तो उसने रिपोर्ट की भाई कुछ तो लिखना पड़ेगा, तो उसका इंटरप्रिटेशन उन्होंने स्वतः किया, वो लिख, उसने लिखा काउज हस्बैंड, काउज हस्बैंड कट माय ट्रेन, गार्ड गोपाल दास नेवर रिस्पॉन्ड। अब आप सोचो किस तरह, जब तक कवि को दोनों भाषाएं पूर्ण तरह नहीं आती है, जब तक उसको इंटरप्रिटेशन नहीं देना चाहिए, तुम्हारी साहब की सहयोग लेना आवश्यक। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही अच्छी बात है, अंग्रेजी वाला इस बात को समझेगा क्योंकि इन्होंने भी दिल से लिखा है, पढ़ के लिखा है, लेकिन मैं श्यामचंद्र जी की भावना में मैं समझ गया, ये कहना चाहते हैं उसके अंदर दर्द क्या है, उसके अंदर दिल में उसके दर्द क्या है, राइटर के, उसमें समावेश होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि शायद तिवारी जी ने इसके अंदर न्याय किया, इसका न्याय किया, और जिस तरह से उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया, जिस तरह से न्याय किया, और एस्ट्रोलॉजी को मैं सही इसलिए कह रहा हूँ, जो मुख्य अतिथि होता है वो जज की तरह होता है, सब लोग हो जाते हैं, उसके बाद उसको फैसला देना होता है, हमारे सामने उनके लिए यस मिस्टर प्रोसिक्यूटर स्टार्ट योर आर्गुमेंट, यस मिस्टर डिफेंस काउंसिल स्टार्ट योर आर्गुमेंट, फिर वो दोनों करते हैं, फिर रिजल्ट आता है, फिर वो आता है, फिर कोई ऑफिसर आता है, वो अपने सारे हमको सुनाते हैं, सब हमको सुनाते रहते हैं, अंत में क्या होता है, हमें फैसला देना होता है, सबसे डिफिकल्ट टास्क वो है, लेकिन इन तीनों ने तो फैसला भी कर दिया, ये अच्छा है। इन्होंने मुझे बता दिया, तीनों ने और इन तीनों की बातों को सुनने के बाद मुझे बहुत ही ऐसा रोचक बात मुझे याद आई। मेरी कोर्ट के अंदर बहस करने आने वाले समय जयपुर आया थे, राज्यवर्धन सिंह जी है, का वो जो शूटर जो है उनके एसोसिएशन का केस था, रजिस्ट्रेशन का केस था, और सामने लग गया कि मैं 1 महीने के लिए यहाँ मुझे बिठाया था, मैं जोधपुर ही बैठा जा रहा था, तो कहा गोपाल सुब्रमण्यम आ रहे हैं, 1 दिन के 50 लाख रुपए लेते हैं, वो बहस करने आते हैं, आज तो सब पूरी भरी हुई थी, मैंने आज क्या बहस करेगा, बहुत सुपर इंटेलिजेंट आ रहा है, अपने तो है जैसे है, हमारा नाम है तो गोपाल, और वो आ रहा है और सुनना पड़ेगा उसको। रात को बहस को खूब मंथन किया, मंथन करने के बाद में एक पॉइंट हमको मिल गया, क्योंकि आज इसको पहली लाइन में ही वापस भेजना है, स्टार्ट करते हैं आर्गुमेंट जो है फैसला बस मंच में लड़ पड़ेगा, तो आज छुट्टी पहले नहीं कर दिया, तो जैसे आया उन्होंने बहुत सारी किताबें रखी, खूब सारी बुक्स रखी, और सारे पार्टी के सामने नोटिस जारी हुए थे, उन्होंने जैसे कहा माय लॉर्ड इन दिस केस में काइंडली मीट, यस हाउ यू आर फाइलिंग दिस रेड पिटिशन डायरेक्टली इन द हाई कोर्ट, yes I have right to file under article 226, yes you have right to file, but there is remedy available to you. Before coming to the high court you are required to go before the registrar, you are required to file an application before the registrar. If registrar will reject your case, then you can come here. Oh sir, I don't know. Okay, sir, I don't know. Okay, assistant को क्या लगे? Whether this remedy is available? So कहा yes. Say all right. Thank you sir. I want to withdraw my बहुत आया इंटेलिजेंट, अभी इंटेलिजेंट को बचे कैसे इससे, मैंने 5 मिनट में निपटा दिया। तो मेरे कहने का मतलब है अंशु जी ने इतनी सुंदर कविता, अब मैं इसको उस तरह से सुंदर जिस तरह इन्होंने समझाया, उस तरीके से मैं इसको पढ़ूंगा, लेकिन आप इस पूरी जो कविता है इसको जो मुझे अच्छी लगी, शायद मैं रिकॉर्डिंग करके भी कल आपको एक वीडियो, वो तो नहीं, एक दूसरी कविता है जो मेरे साथ कभी कभी एक अच्छी बात है, क्योंकि बहुत से दर्द कोर्ट के वो दिल में रहते थे, कभी मर्डर केस, कभी रेप केस, कभी नौकरी से निकालने का केस, कभी रिकग्नाइजेशन का केस, कुछ एजुकेशन केस, बड़े बड़े लोग बैठे हुए, नींद नहीं आती थी, वो बात आपने इसमें लिखी है, कुछ घर की भी प्रॉब्लम्स होती थी, सत्य होती है, अनजानी आस लिखी है, मेरी आंखों में नींद कभी कभी टूट जाती, शायद पलकों के किनारे पर बड़ा आंसू नींद को रोक देता है आने से, शायद पलकों के किनारे पर आंसू नींद को रोक देता है आने से, यूं तो कहने को आंखों की गहराई में जिंदगी समझ आती है, यूं तो कहने को आंखों की गहराई में जिंदगी समझ आती है, फिर सिर्फ एक आंसू नींद को रोक देता है उस गहराई में उतरने से, फिर सोचता हूँ छलकने दूं मन भर के
फिर सोचता हूँ छलकने दो मन भर के इन्हें, ताकि धुल जाए सब कुछ, ताकि धुल जाए सब कुछ, जगह बन जाए कुछ नए सपनों की, जगह बन जाए कुछ नए सपनों की, वरना इसी वहम में जिंदगी गुजर जाएगी कि शायद कोई और सोचता है अपने सपनों में मुझे, शायद कोई सोचता है अपने सपनों में मुझे, रात भर मेरी रूह करवटें लेती है अनजानी आस में। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन मैं शहद का आदमी नहीं हूँ, शहद की बातें कभी कभी लिखता जरूर हूँ, कुछ करता है रोजाना। एक सुबह 7:30 बजे आपने कहा कि लेके थक गए, जिसमें तुम खेत भेजने वालों में भी हूँ, वो लिख करके कविता भेजने वालों, बाकी कोरोना के अंदर करीब 300-400 लिख दिए, वो है। लेकिन उसके बावजूद भी एक बहुत सुंदर बात, मैडम ने बहुत सुंदर बात कही कि कोरोना के अंदर ये क्यों हुई बात, लोगों को अपने आप से मिलने का मौका मिला। मैं खुद क्या हूँ, उसको एक्सप्रेशन से उन्होंने वापस अपनी बातों को कहा, तो मैं अनुसूची, लेकिन अनुसूची तो 8 साल लगा दी, हमने तो कोरोना में 200 लिख दिया, 8 साल में मुझे हमारा कहने का मतलब इतना ही है, सचमुच आपने एक शब्द को पिरोया, एक शब्द को जिया है, एक शब्द को अंगीकार किया है, और उस अंगीकार के शब्दों को आभूषित किया है तिवारी साहब ने अंग्रेजी भाषा में। अंग्रेजी भाषा भी आज जीवन में जरूरी है। पहले मैं समझता था कि हम 8वीं में आए तो अंग्रेजी सुनते, उससे पहले अंग्रेजी आती नहीं थी, लेकिन अंग्रेजी आज जरूरी है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो कंपटीशन अगर कर पाएंगे तो इंग्लिश के साथ ही कर पाएंगे। राजस्थानी भी अच्छे शब्द है, हिंदी भी अच्छी है, संस्कृत भी है। यहाँ पे एक ऐसा इंसान रहता है जो सब शब्दों का, सब लैंग्वेजेस का मास्टर है। अभी तो बहुत कम बोले, बहुत कम बोले, मैंने तो उनका घंटे का 2 घंटे का वहाँ बहुत सुन देखा है। संस्कृत में बोलना शुरू करते तो संस्कृत, इंग्लिश में तो इंग्लिश में। रिच to have such a nice person, and मैडम ने तो क्या इंट्रोडक्शन किया, सैल्यूट। जिस तरह से आप एक उसको किया है, बस मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, मैं जिस पद से उतरा हूँ 25 साल तक तो बोलता रहा अदालतों में, एक दिन चीफ जस्टिस ने आगे बिठा दिया कमरे में, कुछ 3 दिन से निकल के आया हूँ, वापस बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और एस्ट्रोलॉजी की बात यह है कि मुझे थोड़ी सी मेरे 12वें घर में राहु, जन्म पत्री में 12वें घर में राहु होता है तो उसको जेल होती है, कन्फाइनमेंट होता है। ये शायद मैं सही कह रहा हूँ आपको। तो राहु की दशा मेरे लगी 30 मई को। मैं एस्ट्रोलॉजी भी थोड़ी जानता हूँ, तो मैंने मेरे फादर को कहा कि यार कोई मुकदमा दर्ज हुई, मैं वहाँ जाऊँ, यकीन क्यों हुई मारवाड़ी में। पापा ने कहा तू कर्म तो सारा चौका है, तो मौत तो नहीं जाती, क्यों हुई। तो हुआ ये कि 24 अप्रैल को मेरे पास में आया, तो आप अपने बायोडाटा भेजो, आपको जेल बनाना है। तो पापा जी ने कहा ठीक हुई तो कन्फाइनमेंट कि जिस दिन तू जेल बनेगा पुलिस वाला साथ आ जाएगा, अभी भी साथ में मारेगा, एक पुलिस वाला आ जाएगा साथ में, घर की चारों तरफ पुलिस होगी, तू किसी से मिल नहीं पाएगा। तो मैंने कहा ये कैसे कि 12th हाउस में तेरे तुला का राहु है, तुला है शुक्र, तो शुक्र जो वो राहु जो है जिस राशि में बैठता है उसको शैडो प्लेनेट है, जिस ग्रह की राशि में बैठता है उस ग्रह के मालिक का फायदा देता है, तो शुक्र का फायदा देगा। तो लग्जरियस कन्फाइनमेंट कन्फाइनमेंट है, लग्जरियस कन्फाइनमेंट है सारी चीजें। मेरा सौभाग्य है कि मुझे इन लोगों को सुनने को मिला। मैंने आर्गुमेंट्स कोर्ट में सुनता था, खूब सुनते थे, आज भी सुनने के बाद में, और वहाँ पे भी कोई अफसर आता था, तो अफसर भी आए हुए बैठे हैं, लिटरेचर वाले भी आए हुए बैठे हैं, इसलिए वो गॉड वाली डेफिनेशन याद है, वो बोल करके समाप्त करता हूँ। G for generator, O for operator, D for destroyer, who can generate is Brahma, who can operate is Vishnu, who can destroy is Brahma, Vishnu, Mahesh, यही डेमोक्रेसी है और यही प्रजातंत्र है। धन्यवाद। यूं तो लहर का एक कतरा हूँ बस, लेकिन आज के बाद जब भी समंदर देखोगे तो मेरी याद में डूब जाओगे। आप सभी को प्रणाम। इतनी देर आप सभी को सुनने के बाद अब सुधीर जी ने जो कंकड़ मुझ में मारा है, तो थोड़ी सी लहरों में कंपन है, स्टेबल होने की कोशिश करती हूँ कि मैं बोल पाऊँ। आप सभी का आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा से रहा है। सबसे पहले जो समर्पण का पेज है मेरा किताब में, उनको याद करती हूँ, मेरे दादा को याद करती हूँ जो मेरे गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं, मेरे साथी हैं, मेरे हनुमान जी हैं। मेरे मन में अनगिनत भाव हैं और उन भावों को, और मेरे हाथ में उन भावों की अभिव्यक्ति करते हुए
मेरे शब्द इतने कि न जाने कितनी किताबें लिखी, वो जो जिंदगी बयां करती है, वो जिंदगी जो आसमान की ऊंचाई है, वो जिंदगी जो समंदर की गहराई है। उड़ना है मुझे और तैरना भी है, सब जगह तो तुम हो और मेरी शब्दों की यात्रा बस तुम तक, मेरी शब्दों की यात्रा बस तुम तक। तो ये समर्पण है मेरी किताब का। मेरे शब्दों की ताकत मेरे भाव है, और ये जो समंदर का ट्रांसलेशन का जो ख्याल मेरे मन में आया, तो अमेरिका की यात्रा के दौरान मेरे एक मित्र के समय का खेल है कि ये किताब जब तक बन के आई तब तक वो इस दुनिया में नहीं रही। रे वालिया ने मुझे कहा कि अंशु जी, अमेरिका आपकी कविताओं को अंग्रेजी में सुनना चाहता है। मुझे नहीं पता कि अब ये किताब अमेरिका तक कब पहुंचेगी या कहाँ पहुंचेगी, कैसे पहुंचेगी, लेकिन उन्होंने जो मुझे विचार दिया उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया। एक सपना जो उन्होंने मुझे दिखाया उसको मैंने पूरा करने की कोशिश की। समय लग गया और इस बीच में उन्हें कैंसर हो गया और वो दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन उनकी इस बात को मैंने पूरा करने की जरूर कोशिश की। और इसी बीच मेरी मुलाकात हुई माला दी से, जिसके लिए मैं सुधीर जी का भी धन्यवाद करती हूँ। और माला दी ने एक दिन मुझे, जब मैंने उनको अपनी पहली किताब शब्दों का समंदर दी, तो एक सरप्राइज उन्होंने मुझे दिया कि लंदन के किसी न्यूज़पेपर में उन्होंने मेरी ट्रांसलेशन पोएम्स करके पब्लिश करवा के ही मुझे भेजा। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था कि मेरे जैसा हिंदी में लिखने वाला एक छोटा सा कवि जो जयपुर के शहर में लिखता है और लंदन के किसी अखबार में उसका ट्रांसलेशन छपता है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इंस्पिरेशन को एक स्पार्क दिया कि नहीं, ये काम किया जा सकता है। शब्दों का समंदर मेरा पहला कविता संग्रह था, उसके बाद प्लेटोनिक लव आया, और फिर अनुवाद के लिए जब मेरी खोज हुई तो इससे पहले भी मैंने 2 ट्रांसलेशन, जो प्रोफेशनल ट्रांसलेशन ट्रांसलेट करते हैं उनसे मैंने ट्रांसलेशन करवाया, लेकिन वो मज़ा नहीं आया क्योंकि शायद वो प्रोफेशनलिज्म कविताओं में नहीं था। तो जो प्रोफेशनल ट्रांसलेटर्स थे वो उसको उतना बारीकी से पढ़ ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए, तो मैंने कहा नहीं, ये नहीं होगा। फिर संयोग से अशोक तिवारी जी से मिलना हुआ और इन्होंने जो ट्रांसलेशन किया, तो फिर एक मन में विचार आया कि नहीं, अब ये काम हो सकता है। उसमें भी हालांकि बहुत समय लग गया, बीच में पैंडेमिक आ गया। और इस समंदर का जो कवर है, ये पेंटिंग है जो फिल्म प्रोड्यूसर है मनीष मुंद्रा, उनकी बनाई हुई है। फिल्म न्यूटन के प्रोड्यूसर है, मसान आपको देखी, बहुत सारी बड़ी फिल्में उनकी दृश्यम फिल्म से निकली हुई हैं। तो ये जो कवर आप देख रहे हैं बुक का, ये उनकी बनाई हुई एक पेंटिंग है। तो इसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ, और मुझे प्रेरणा देने के लिए, मेरा साथ निभाने के लिए मैं हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करती हूँ सोमेंद्र हर्ष का और ईशान हर्ष का, जो मेरे हर क्रिएटिव पार्ट में मेरा साथ निभाते हैं। जैसे जैसे मैं बोलती हूँ, कहीं ना कहीं नोक झोंक के साथ मेरा काम वो लोग करते जाते हैं, और जहाँ मैं अटक जाती हूँ तो फिर मैं छोड़ देती हूँ, उनके भरोसे करना है तो करो, नहीं तो बस ठीक है, पर वो हो जाता है। और बहुत मेहनत के साथ ये दोनों मेरे साथ लगे रहते हैं, तो इन दोनों का आभार व्यक्त करती हूँ। हाँ, नहीं, बैठे न, तो फोटो खींच कर आप वो कुछ कविताएं मैं अपने यहाँ पर पढ़ना चाहूंगी, मार्क मैंने करके रखी है। जिंदगी की किताब। 100 रंगों से सजा ये जीवन, 100 धागों से बंधा ये तन मन। एक धागा सुलझता है तो एक डोर उलझ जाती है। जिंदगी एक पहेली है जो सुलझाई नहीं जाती है। कभी सुख के बादल हैं, कभी दुख की धूप है, कभी नमी है बूंदों की तो कभी मुस्कुराता सुकून है। पेज नंबर 26 पर है ये कविता। कभी नमी है बूंदों की तो कभी मुस्कुराता सुकून है। मन कभी इंद्रधनुष सा सजाता है कई रंग, एक तस्वीर बन जाती है अनजानी सी, जाने कैसे क्या। कभी सूखी बंजर रेत पर किसी के कदमों के निशान हैं,
कभी खुशियों की चहलकदमी तो कभी दुख की धीमी चाल में, कुछ अधूरे से सवाल, कुछ अधूरी सी बातें हैं, कभी कुछ सुनने की दरकार है, कुछ शब्द तेरे हों, कुछ अल्फाज मेरे हों, एक दबी सी हंसी तेरी हो और एक हंसी तेरी और एक दबी सी मुस्कुराहट मेरी हो, कुछ दर्द हमारे अपने हो, कुछ खुशियां जीवन की हो, कुछ फलसफे तेरे अपने हो, कुछ बातें मेरे मन की हो। कभी बैठकर जिंदगी से सवाल करते हैं, चल मेरे दोस्त जिंदगी पर किताब लिखते हैं, चल मेरे दोस्त जिंदगी पर किताब लिखते हैं। जिस कविता का जिक्र सुधीर जी ने किया था, वो नन्ही लड़की, उसको मैं रिसाइट कर देती हूँ कि लड़की एक नन्हे पौधे की तरह, लड़की एक नन्हे पौधे की तरह है, जिसे एक बार से उठाकर बागवान दूसरे उपवन में लगाता है। लेकिन फर्क आ जाता है हवा, परिस्थिति और माली का। फिर भी जम जाती हैं जड़ें नए वातावरण में, खिलते हैं फूल और खुशबू भी महकती है, क्योंकि सुदृढ़ होते हैं संस्कार उसकी नन्ही जड़ों में, सुदृढ़ होते हैं संस्कार उसकी नन्ही जड़ों में। ये कविता शायद मैं जिस परिवेश से आती हूँ, मारवाड़ी परिवेश, मारवाड़ी परिवार है, आप उससे बिल्कुल वाकिफ होंगे। इनफैक्ट सभी जयपुर में ही रहते हैं, तो जो हमारा एटमॉस्फेयर रहता है, मारवाड़ी कल्चर रहता है, किस तरह से हम फाइट करके निकल के विमेन एम्पावरमेंट की हम जिसकी बात करते हैं, हालांकि वो बात नहीं है, एक रेबेल थॉट नहीं है, पर अपने आप को स्थापित करने की बात है। और आखिर में एक ये कविता पढ़ूंगी अपनी, जो है थॉट्स, पेज नंबर 68 पर। यहाँ पर जो मैंने लिखा है वो डिटैचमेंट आप कह सकते हैं, कि जो है वो सब जिम्मेदारियां हैं हमारे जो मोह के धागे बन जाते हैं। हम सोचते हैं हमारा है, मेरा है, सब कुछ मेरा है, मेरा नहीं। तो डिटैचमेंट कह सकते हैं इसको, कि कभी जब मेरे वैरागी भाव अपने पंखों को फैलाते हैं, क्योंकि स्वप्नदर्शी हूँ, सपने बहुत देखती हूँ, मुझे भी लगाव है, मेरे भी धागे बंधे हुए हैं। लेकिन कभी जब मेरे वैरागी भाव अपने पंखों को फैलाते हैं, अरमान मचल के मुझसे कहते हैं, छोड़ अपनी प्रतिछाया इस संसार सागर में, तो उड़ चला चल दूर विस्तृत उस नीले आसमान में। हाथ थामा जिंदगी का तो वो यूं ही चलती रहेगी, वो मन को भी सीमा रेखाओं में कहीं कैद करके रख देगी। और मैं बैरागी का चोला पहनकर उड़ जाना चाहता हूँ, मैं नहीं रह सकता बंदिशों में, तुम रखो मेरी प्रतिछाया, मैं कहीं दूर चले जाना चाहता हूँ, तुम रखो मेरी प्रतिछाया, मैं कहीं दूर चले जाना चाहता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सब कुछ छोड़कर जाना चाहती हूँ, लेकिन जो ख्वाब हैं उनको देखने के लिए आगे बढ़ने की जो एक हौसला होता है, उत्साह होता है, या जो जिम्मेदारियां हमें छोड़कर दूसरी जिम्मेदारियों को ओढ़ना। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, मगर फिर भी कम निकले। इसके बाद मैंने दो पंक्तियां अपनी जोड़ी है। अरमानों का क्या है हर तरफ नई ख्वाहिशें हैं, बात तो तब है जब हर अरमान के साथ पंख नए निकले, ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। क्या कहूँ, मतलब अब तो देखो ना, भविष्य आदम का नहीं किया, उस मोड में खुद से आदम निकल, उस मोड में नहीं गए। सुधीर जी, ओवर टू यू। प्रतीक जी। हाँ, सुधीर।